जमींदार महेश के घर आज 2 सैनिक आए थे। कहिए, किस काम से आना हुआ आप सबका? राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? जमींदार जी, हम भी इसी गांव से हैं और आपको बखूबी जानते हैं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया खुद ही समर्पण कर दें और मेरे साथ चलें। इन्होंने कुछ अपराध किया है क्या? राजा का आदेश है, बस इससे ज्यादा और क्या जानना है आपको? सैनिक, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। ये पूरा गांव जमींदार जी का है। कोई बात नहीं दान सिंह, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे पिताजी ने कोई बुरा काम किया है क्या काका? वो दीजिए जवाब, आपसे बच्चा कुछ पूछ रहा है। सरस्वती, ना इसमें दान सिंह का कोई दोष है और ना ही किसी और का। सत्ता के लोभ में ऐसा ही होता है। और बेटा रुद्र, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें बस अपना कर्म करना है, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना। सेनापति और सैनिक दोनों वहाँ से महेश को बंदी बना ले जाते हैं। सरस्वती रुद्र से कहती है, अपने पिता को ध्यान से देखो, उनकी बताई बातों को हमेशा याद रखना और सही रास्ते पर चलना। हाँ माँ, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। इस घटना को आज 12 वर्ष बीत गए थे। रात का समय था और इस आलीशान कोठी में आज एक बड़ी चोरी होने वाली थी। 3 चोर नकाब बांधे कोठी में घुस आए थे और तिजोरी के पास खड़े थे। चोरों का सरदार उस तिजोरी को एक चाबी से खोल देता है। खुल गई तिजोरी, अब सारा धन निकाल लो और चिट्ठी इसमें छोड़ दो। जैसा आप कहें सरदार। तीनों वहाँ से सारे पैसे भरकर निकल जाते हैं। रुद्र, ये हमारी तीसरी चोरी है, अब हम उन पैसों का क्या करें? ये पैसे कल रात 3 गांव के घरों में बंट जाने चाहिए। उसके बाद राजा तक ये बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आखिर उनके चहीते मंत्री का सारा धन जो गायब हो गया है। और पूरे राज्य में अब इच्छाधारी चोर का नाम हर कान तक पहुंच जाएगा और हर बच्चे की जुबान पर तुम्हारा ही नाम होगा। ये तो बस शुरुआत है, अब वो समय दूर नहीं है जब राजा का तख्ता पलट जाएगा। रुद्र, जिसने अपने पिता को देखकर खुद से वादा किया था कि वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो गलत हो, आज क्या वो सही रास्ते पर है? और वो ये सब किस वजह से कर रहा है? इन सवालों के जवाब तो अभी रुद्र के पास ही हैं। इसी समय राजा के दरबार में मंत्री ये दुख भरी खबर लेकर आया था। महाराज, महाराज! क्या बात है मंत्री, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरा पूरा धन, मेरी पूरी तिजोरी सब खाली कर दिया महाराज, बस एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। क्या क्या लिखा है उस चिट्ठी में? अभी पढ़ के सुनाता हूँ महाराज। मंत्री, गरीबों के पैसों से तुमने अपना भुवन बनाया है और अपने दायित्वों को भूल गए हो। तुम जन समुदाय के मंत्री होकर उन्हें ही लूट रहे हो। मैं ये सारा पैसा जनता में फिर से बांट दूंगा। राजा भ्रष्ट और मानसिक तौर पर अपंग हो गए हैं, अब उनमें न्याय करने की शक्ति नहीं रही। अपनी इच्छा से चोरी करने वाला इच्छाधारी चोर। ये दुष्ट है कौन जो मेरा उपहास कर रहा है? इसे शीघ्र ही ढूंढा जाए और मेरे सामने लाया जाए। हे राजन, ये पहली चोरी नहीं है, इसके पहले भी 2 चोरियां हो चुकी हैं। तो तुमने अब तक बताया क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था महाराज, पर आप उस समय व्यस्त थे और कहा कि ये छोटी मोटी बातें लेकर मैं आपके पास ना आया करूं। कल की बातें छोड़ो, इस चोर ने मुझे चुनौती दी है। जल्द से जल्द इसे पकड़ो और कारागार में डालो। जो आज्ञा महाराज। रुद्र अपने घर में सोया है और मलखान और सुदामा उसे जगाने आते हैं। अरे रुद्र, उठ भी जाओ। जाने भी दो सुदामा, सोए रहने दो। अरे क्यों सोने दूं? गांव वालों ने इसका नाम सोता रुद्र रख दिया है और सब कहते हैं कि जमींदार जी के घर ऐसा आलसी बच्चा कैसे पैदा हो गया। जमींदार जी की बात ही अलग थी और गांव के लोग अभी कुछ जानते ही नहीं है। वैसे आज पिताजी ने दरबार में हुई घटना बताई। रुद्र ने जैसे ही ये सुना, उसकी नींद टूट गई। लो, काम की बात सुनते ही इनके कान खड़े हो गए।
बताओ भी, क्या कहा काका ने? मलखान ने रुद्र को अपने पिता से सुनी सारी बातें बता दी। ये सुनकर रुद्र ने कहा, राजा जो कभी जनता की दुहाई नहीं सुनता, वो अपने मंत्री की तिजोरी खाली होने से इतना आग बबूला हो गया। काश अगर इतनी संवेदना उन्हें राज्य के लोगों से होती तो आज वो एक अच्छे राजा होते। अब अगली चोरी की तैयारी में लग जाओ। इस महीने हम 3 चोरियां करेंगे। और ये चोरियां की कहां जाएंगी? 2 चोरियां तो इसी मंत्री की तरह आम होंगी, पर आखिरी चोरी बहुत खास होगी। बिल्कुल जैसा रुद्र ने कहा। सिर्फ 2 हफ्तों में राजा के दरबार में उनके सबसे निकट के लोगों के घर चोरियां हुई और राजा कुछ ना कर पाया। सेनापति, ये क्या हो रहा है? मैंने तुमसे इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने को कहा था, तो अब तक वो चोर बेड़ियों में क्यों नहीं है? क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन उनका पता लगाने के लिए हमें प्रजा की भी सहायता चाहिए, पर कोई उनके खिलाफ बोलना ही नहीं चाहता। वो इच्छाधारी चोर उनका रक्षक और उनका दुख हरने वाला नायक हो गया है। क्या पूरी प्रजा उनका साथ दे रही है? राजा मैं हूं या वो? महाराज, उसने 2 चिट्ठियां छोड़ी हैं। क्या लिखा है उन चिट्ठियों में? पहली चिट्ठी में ये लिखा है, राजन, तुम्हारे सारे भ्रष्ट मित्रों का दिन आ गया है। प्रजा की इच्छा मेरी इच्छा है। ये सिर्फ चोरियां नहीं है, ये अपने हाथों से न्याय लेना है। इन इच्छाओं ने मुझे जन्म दिया है। मैं इन इच्छाओं को धारण करने वाला इच्छाधारी चोर। ये दुष्ट है कौन जो खुद को न्याय का रखवाला और लोगों का नायक समझता है? दूसरी चिट्ठी में क्या लिखा है इसने? बस एक वाक्य महाराज, अगली चोरी सेनापति के घर। मुझे चुनौती देता है। व्यापारी धनानंद और अन्य मंत्रियों के भवन की सुरक्षा में जो भी पहरेदार लगाए गए हैं, उन सबको सेनापति के घर पर लगवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की आज्ञा का पालन हुआ और 1 हफ्ता बीत गया। तीनों चोर चांदनी रात में एक आलीशान भवन के सामने खड़े हुए। बिल्कुल वैसा ही हुआ रुद्र, जैसा तुमने सोचा था। अब बारी पिताजी की है। पीछे हटना चाहते हो? नहीं, कभी नहीं। जो आवश्यक है वो आवश्यक है। धर्म के मार्ग से डगमगाना नहीं है मुझे। चलो। तीनों भवन के अंदर जाते हैं। सुदामा दोनों को तिजोरी के पास पहुंचा देता है। ये रही तिजोरी। अब बस ये तिजोरी साफ करनी है और उसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रुद्र उस बड़ी सी तिजोरी को खोलता है। उसमें सोने के सिक्के और जेवरात भरे हुए थे। तीनों मिलकर बारी बारी सारा सोना बाहर पहुंचा देते हैं और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगती। यहाँ कौन सी चिट्ठी छोड़नी है? कोई चिट्ठी नहीं। अब संदेश लेकर इच्छाधारी चोर खुद जाएगा। अगली सुबह होती है और राजा के दरबार में सभी लोग जमा थे। ये क्या हो रहा है? चुनौती देकर खुद वहाँ आया ही नहीं। जरूर आपसे डर गया होगा महाराज। तभी राजदूत आता है। महाराज, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। क्या हुआ है? आपके सबसे नजदीकी और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी धनानंद के घर से सारा धन चुरा लिया गया है। क्या? जी महाराज, और सूत्रों से पता चला है कि सारा धन राज्य में बराबर बंटवा दिया गया है। इस चोर ने जो नुकसान किया है अब ये लोगों से वसूला जाएगा। जाओ और हर गांव नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि लोग सारे पैसे वापस करें, वरना ठीक नहीं होगा। तभी उस दरबार में रुद्र आ जाता है। हे राजन, कोई आदेश देने से पहले एक बार तनिक सोच तो लीजिए। कौन हो तुम जो यहाँ मेरी आज्ञा के बिना बोलने की हिम्मत कर रहा है? अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आप जिसकी तलाश कर रहे हैं और कल रात जिसने आपको झांसा दिया है, वो मैं ही हूँ, इच्छाधारी चोर। अच्छा, तो तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारी सत्ता तुम्हारे हाथों से अब चली गई है। कहना क्या चाहते हो? जिस प्रजा से तुम धन वसूलने की
कोशिश करने जा रहे हो, उन्हें तुम्हारे कारनामों के बारे में सब पता चल गया है। मैं राजा हूँ और ये प्रजा मेरी इच्छाओं के अधीन है। जो मैं चाहूंगा वही सबको मानना पड़ेगा और यही प्रजा धर्म है। हे राजन, धर्म की बातें ना करो। तुमने कौन सा राज्य धर्म निभाया है? ये भूमि, ये राज्य तुम्हारे पुरखों की देन नहीं है। तुम सिर्फ प्रजा के एक प्रतिनिधि हो। उनका जीवन दुश्वार करके खुद की तिजोरी भरना, ये महापाप है। अब तुम राजा बने रहने के लायक नहीं हो। इसकी जुबान खींच लो सेनापति। काका, चुनाव कीजिए कि सेनापति होने के नाते आपका दायित्व राजा के प्रति है या प्रजा के प्रति। मेरे पिता को अपनी सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल कर कारागार में डाल दिया गया। उससे मन न भरा तो पूरे गांव को प्रताड़ित किया गया। सेनापति, सोच क्या रहे हो? क्षमा करें महाराज, हमारी सेना भी यही सोचती है कि रुद्र यानी इच्छाधारी चोर सही है। आपके कुकर में इतने बढ़ गए हैं कि अब सेना भी आपके लिए अपने प्राण नहीं देना चाहती। आज सुबह से ही हर गांव और नगर से खबर आ रही है कि प्रजा विद्रोह कर देगी। मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा का पालन करो। महाराज को कारागार में डाल दिया जाए। नहीं, ये सही नहीं हो रहा। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। मैं राजा हूं। जो राजा खुद का दायित्व भूल जाए, ऐसे राजा का ना रहना ही बेहतर है। राजा प्रजा के लिए होता है, ना कि प्रजा राजा के लिए। इस घटना के कुछ महीनों बाद रुद्र के पिता महेश को नया राजा बनाया गया और उसके बाद राज्य में सुख शांति आ गई। रतनलाल आज बहुत खुश था। उसकी 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी। वो खुशी से अपने घर पर आकर अपनी पत्नी आरती से बोला, अरे सुनती हो कमला की अम्मा? क्या बात है? काहे हलक फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं? अरे जोनू खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ना, उसे सुनकर तुम भी खुशी से चिल्लाने लगोगी। अरे ऐसन कौन सी खुशखबरी सुनाने वाले हो कि मैं खुशी से चिल्लाने लगूंगी? अरे हमारी बिटिया कमली पूरे 10 वर्ष की हो गई है और इन 10 वर्षों में हमरे तो कान तरस गए खुशी की खबर सुनने के लिए। अब हमरे गरीबन के दिन खत्म हो गए। अब तुम मुझे ताने नहीं मार पाओगी। अब पहेलियां मत बुझाओ और जल्दी से खुशखबरी सुनाओ। कमली की अम्मा, आज मेरी 2 लाख रुपया की लॉटरी लगी है। ई लो 2 लाख रुपया और जाकर अलमारी में संभाल कर रख दो। रतनलाल की बात सुनकर आरती खुशी से चिल्लाते हुए बोली, अरे हमको तो पहले ही से पता था कि तुम एक दिन बड़ा काम जरूर करोगे। अब ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं लॉटरी का टिकटवा खरीदता था ना, तब तुम ही मेरा मजाक उड़ाती थी। रतनलाल ने ये बात बोली ही थी कि तभी उसके घर पर गांव का मुखिया मुस्कुराता हुआ आ गया। अरे मुखिया जी, आप इस समय? क्यों रतनलाल, मैं तुम्हारे घर पर इस समय नहीं आ सकता क्या? ऐसी कोनो बात नहीं है। वो कहा है ना कि हम गरीबन के घर पर अगर गांव के मुखिया जी आ जाएं, तो ये तो हमरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होत है। अरे वो आरती सुनती हो? मुखिया जी के लिए चाय बना कर लाओ। रतनलाल की बात सुनकर आरती पैसे अलमारी में एक जगह रखकर मुखिया जी के लिए चाय बनाने चली गई। अरे मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। अरे मुखिया जी, मेरी पत्नी चाय बना रही है, कम से कम चाय पी कर तो जाइए। इतना बोलकर रतनलाल रसोई घर में चला गया और मुखिया सबकी नजरों से बचकर कमरे की ओर चला गया जहां आरती ने पैसे रखे थे। मुखिया ने उन पैसों को निकाल लिया और फुर्ती से वहां से भाग गया। आरती और रतनलाल जब उस कमरे में आए तो उन्होंने अलमारी खुली हुई पाई। हाय राम! हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे पहली बार हमारी जीवन में इतनी बड़ी रकम आई और वो भी मुंह ना लग पाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुखिया इतना बुरा काम करेगा। उसे तो मेरे घर पर चोरी करने में तनिक भी लज्जा नहीं आई। मैं इसकी शिकायत जमींदार से करके रहूंगा। इधर मुखिया मुस्कुराता हुआ सीधा जंगल की ओर चला गया।
अचानक मुखिया अपने एक हाथ से अपने चेहरे की खाल पकड़कर खींचने लगा। कुछ ही देर में उसके हाथों में एक अजीब सा दिखने वाला मुखौटा आ गया और मुखिया का चेहरा एक बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गया। बड़ा आया 2 लाख की रकम इस्तेमाल करने वाला। मैं देखती हूँ इस गांव में अब कौन सुखी रहता है। इस गांव में कोई ऐसा घर नहीं छोड़ूंगी, हर घर में चोरी करूंगी, गांव के लोगों का जीना हराम कर दूंगी। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने वो मुखौटा फिर से अपने चेहरे पर पहन लिया। मुखौटा पहनते ही उसका चेहरा जमींदार में परिवर्तित हो गया। रतनलाल मुखिया के ऊपर शक करेगा और जब वो मुखिया से लड़ने के लिए उसके घर जाएगा तो मैं जमींदार बनकर उस मुखिया के घर का सफाया कर दूंगी। इधर मुखिया अपनी तिजोरी में रखे हुए धन को ही देख रहा था। तभी मुखिया की पत्नी रामवती क्रोधित होते हुए मुखिया से बोली, आपको दिन भर कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तिजोरी ही खोलकर देखते रहते हो। अरे मैंने कोई तिजोरी से पैसे नहीं निकाले। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है रामवती। पिछली बार जब मैंने पैसे गिने थे तो उसमें से पूरे 10 रुपए कम थे। सत्यानाश हो जाए आपका। आखिर इतने धन का करोगे क्या? देख लेना, मेरी हाय लगेगी आप पर। एक दिन आपकी तिजोरी का धन कोई उड़ा कर ले जाएगा, फिर देखते रह जाइएगा खाली तिजोरी को। अरे अपने मुंह से कभी कभी शुभ बातें भी निकाल लिया करो रामवती। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरी पत्नी हो या मेरी दुश्मन। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में जमींदार की आवाज टकराई। अरे क्या बात है मुखिया जी, काहे अपनी पत्नी पर भड़क रहे हैं? जमींदार को इस समय अपने घर पर देखकर मुखिया ने तुरंत तिजोरी बंद कर दी। अरे मुझे देखकर तिजोरी क्यों बंद कर दी मुखिया जी? अरे जितना धन तुम्हारी तिजोरी में रखा है ना, ओका से कहीं ज्यादा धन तो मेरे नौकरों के घर पर रखा होता है। अरे ये भी कोई कहने की बात है जमींदार जी। वैसे आप इस समय यहाँ, कुछ समझ में आया नहीं। क्यों, इस समय मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता क्या? अरे क्यों नहीं आ सकते? बात असल में ये है मुखिया जी कि मेरी एक जमीन जो सालों से कोर्ट कचहरी के केस में फंसी हुई थी ना, उसका फैसला मेरे हक में आ गया है। उसी खुशी में सारे गांव में मिठाई बांट कर आ रहा हूँ। ये लो मिठाई, खास तौर पर तुम्हारे लिए कल्लू हलवाई के यहाँ से देसी घी की बनवा कर लाया हूँ। मिठाई को देखकर मुखिया और रामवती के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि कल्लू हलवाई की मिठाई दूर दूर तक गांव में प्रसिद्ध थी। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं जमींदार जी। मेरा मीठा खाने का वैसे भी बड़ा मन कर रहा था। आपने तो मेरे कुछ पैसे बचा लिए। खामखा मुझे मिठाई खरीदने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते। इतना कहकर मुखिया मिठाई पर टूट पड़ा। अरे ये सारी मिठाई आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो कुछ खाने दीजिए। लाइए, इधर लाइए। रामवती भी मिठाई पर टूट पड़ी। मिठाई खाते ही रामवती और मुखिया को चक्कर आने लगे और वो कुछ ही क्षणों में बेहोश होकर गिर गए। मूर्ख कहीं का, देखता हूँ कि इसने अपनी तिजोरी में कितना धन छुपा रखा है। जमींदार के वेश में उस बूढ़ी औरत ने मुखिया की तिजोरी खोल दी और उसके सारे पैसे निकालकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। होश आने पर मुखिया बुरी तरह से शोर मचाने लगा। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर की चोरी जमींदार करेगा। हाय रामवती, तुम्हारी हाय आखिरकार लगी गई। अरे अब खड़े खड़े चिल्लाते ही रहेंगे या जमींदार के घर भी चलेंगे? चलिए मेरे साथ, मैं जमींदार का दिमाग सही करती हूँ। मुखिया और रामवती क्रोधित होते हुए अपने घर से निकल गए। इधर वो बुढ़िया दोबारा जंगल में उस झोपड़ी के पास आ गई और उसने अपना मुखौटा उतार लिया। मुखौटा उतारते ही वो जमींदार से बुढ़िया में परिवर्तित हो गई। अब इस गांव में जमींदार ही बचा है जो सबसे ज्यादा धनवान है। उसके यहाँ पर चोरी करके फिर गांव के सारे लोगों के घर पर चोरी करूंगी। इतना बोलकर उस बूढ़ी औरत ने मुखौटा फिर से अपने चेहरे पर लगा लिया।
मुखौटा चेहरे पर लगाते ही वो रतनलाल के रूप में परिवर्तित हो गई और जमींदार के घर की ओर चली गई। इधर जमींदार अपने नौकर बल्ली से क्रोधित होकर बोल रहा था। बल्ली, आज रतनलाल काम पर क्यों नहीं आया? पता नहीं जमींदार जी, जरूर आज भी लॉटरी का टिकट लगा रहा होगा। हमेशा ये तो लॉटरी का टिकट लगाता ही रहता है, कभी इसकी लॉटरी लगती भी है या नहीं? एक तो वैसे भी मेरी पत्नी घर पर नहीं है, ऊपर से आज जिसे मैं अपना खेत बेचने वाला हूँ वो व्यक्ति यहाँ पर आने वाला है और उसे रतनलाल के हाथों की ही चाय पसंद है। तभी वो बूढ़ी औरत रतनलाल के रूप में जमींदार के पास आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था रतनलाल, तुम आज काम पर इतनी देर से क्यों आए? आज मेरी तबीयत सही नहीं थी जमींदार जी, मैं जल्दी चला जाऊंगा। रतनलाल ने इतना कहा ही था कि तभी जमींदार की जमीन का ग्राहक एक बैग में पैसे लेकर वहां पर आ गया। जमींदार रतनलाल की ओर देखकर बोला, ठीक है, आज तुम जल्दी चले जाना, जाओ सबके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाओ। जमींदार की बात सुनकर रतनलाल चाय बनाने लग गया। कुछ ही देर में रतनलाल 3 कप चाय लेकर आ गया। 3 कप चाय क्यों? 1 कप चाय ज्यादा बन गई थी जमींदार जी, मैंने सोचा बल्ली भैया भी पी लेंगे। रतनलाल की बात सुनकर बल्ली ने खुश होते हुए चाय का कप तुरंत उठा लिया। एक चाय का कप उस ग्राहक की ओर बढ़ा दी, मगर वो तीनों चाय पीते ही बेहोश हो गए और वो बूढ़ी औरत तुरंत पैसों का बैग उठाकर वहां से भाग गई। कुछ देर बाद तीनों को होश आ गया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं नींद से जागा हूँ। जमींदार जी, आपको लगा नहीं, बल्कि हम सब नींद से ही जागे हैं। उस रतनलाल ने जरूर चाय में कुछ मिलाया था। तभी वो ग्राहक चौंकते हुए बोला, जमींदार जी, पैसों से भरा बैग गायब है। समझ गया, ये जरूर उस रतनलाल की खुराफात होगी। जब लॉटरी लगाकर बड़ा आदमी नहीं बन पाया तब उसने ये तरीका अपनाया। मैं उस रतनलाल को छोड़ूंगा नहीं, चलो मेरे साथ। बल्ली और जमींदार क्रोधित होकर रतनलाल के घर की ओर चल दिए। इधर मुखिया जमींदार के घर आ ही रहा था कि तभी रतनलाल मुखिया को रास्ते में मिल गया। रतनलाल मुखिया को देखकर क्रोधित होते हुए बोला, मुखिया जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं 10 साल से लगातार लॉटरी लगा रहा था और आज जब मेरी पहली बार 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी तो आपने मेरे ही घर से चोरी कर ली। तुम्हारा तो सही है रतनलाल, 2 लाख रुपए तुमने कभी सपने में देखे हैं और मैं तुम्हारे घर पर चोरी क्यों करूंगा? अरे मेरे घर पर तो स्वयं चोरी हुई है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब आपको पता लगा कि हम आपसे अपने पैसे वापस मांगने आएंगे तो आपने नया बहाना बना दिया कि आपके घर में स्वयं ही चोरी हो गई है। अरे आप तो गांव के मुखिया हैं, आपके घर पर कौन चोरी करेगा? देखो आरती, मेरे पति के ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। मेरे पति सही बोल रहे हैं। कुछ देर पहले जमींदार जी हमारे घर पर आए थे और हमारी तिजोरी से सारे पैसे उड़ा ले गए। ये बिल्कुल झूठ बात है। मैं जमींदार जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे मुझे उनके यहाँ पर काम करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं। शायद तुम्हें पता नहीं है, उनके घर के भोजन से लेकर चाय तक मैं ही बनाता हूँ और वो कितने धनवान हैं, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? रतनलाल, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वहाँ पर जमींदार आ गया। जमींदार, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गए। मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर चोरी करने की? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा मुखिया, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोलकर जमींदार रतनलाल की ओर देखकर बोला, रतनलाल, जब तुम्हारी लॉटरी से तुम्हारी बात नहीं बनी तब तुमने चाय में नींद की दवाई मिलाकर अपने ही मालिक के घर पर चोरी कर ली। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तीनों आपस में इसी बात को लेकर बुरी तरह से झगड़ा करने लगे। तभी वहाँ पर गांव के और भी बहुत से व्यक्ति आ गए और सभी लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर अपने अपने घर की चोरी की बात करने लगे। जमींदार जी, पहले तो मुझे लग रहा था कि आपने मेरे घर पर आकर मेरे पैसे चुरा लिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुखिया, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। आखिर हम लोग उस चोर को पकड़ेंगे कैसे?
तभी उन तीनों के कानों में किसी साधु की आवाज टकराई। मुझे लगता है वो कोई इंसान नहीं है जिसे तुम पकड़कर जेल में बंद कर दोगे। अगर वो इंसान नहीं है तो फिर कौन है? मैं शायद उसे जानता हूँ। जब मैं तुम्हारे गांव आ रहा था तब मैंने जंगल की तरफ एक झोपड़ी बनी हुई देखी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत को मैंने अपनी आंखों से जमींदार का रूप धारण करते हुए देखा है। साधु की बात सुनकर गांव के सभी लोग एक दूसरे को शंका भरी नजरों से देखने लगे। तो फिर हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं साधु महाराज, ऐसे तो वो हमारे पूरे गांव को कंगाल बना देगी। मुझे लगता है वो तुम्हारे गांव को कंगाल बनाने के लिए ही यहाँ पर आई है। चलो मेरे साथ, इसका जवाब उस बूढ़ी औरत से ही पूछते हैं। साधु उन सबको उस झोपड़ी के पास लेकर आ गया जहां वो बूढ़ी औरत चारपाई पर आराम से बैठी हुई थी। गांव के लोगों को एकत्रित देखकर वो हंसती हुई बोली, तो आखिरकार तुम सब लोगों को पता लग ही गया। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और इन सबके घर पर चोरी क्यों कर रही हो? बरसों पहले मैं इस गांव में रहा करती थी। मेरे पति ने गांव के मुखिया से कुछ कर्ज लिया था जो वो समय पर नहीं चुका पाए। बदले में गांव के मुखिया ने मुझे और मेरे पति को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने और मेरे पति ने हर किसी से मदद मांगी, मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की। ना ही गांव के जमींदार ने और ना ही गांव के किसी आम व्यक्ति ने। मेरे पति इस सदमे को सह नहीं पाए, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने काला जादू सीखा और मैं एक माहिर जादूगरनी बन गई। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया। और तुम्हारे पति मेरे पास मदद मांगने कब आए? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। मैं तो तुम्हें भी नहीं पहचानता। मूर्ख, मैं आज से 50 वर्ष पहले की बात कर रही हूँ। 50 वर्ष पहले जो इस गांव के लोगों ने गलती की, उसकी सजा तुम भविष्य में इन लोगों को क्यों दे रही हो? इसमें इनका क्या दोष है? अतीत के किए गए कुकर्मों की सजा भविष्य में ही भुगतनी पड़ती है। साधु, चले जाओ यहाँ से। इन भोले भाले गांव के लोगों के पैसे वापस कर दो और यहाँ से चली जाओ। नामुमकिन साधु, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर मुखौटा पहनने ही वाली थी कि तभी वो साधु चीखते हुए रतनलाल की ओर देखकर बोला, उसका मुखौटा छीनकर तोड़ दो। लगता है उसके मुखौटे में ही उसकी शक्ति है। रतनलाल ने बड़ी फुर्ती से उस मुखौटे को उस बूढ़ी औरत से छीन लिया और उसे तोड़ दिया। मुखौटा टूटते ही वो बूढ़ी औरत अचानक एक काले धुएं में परिवर्तित हो गई। जमींदार, रतनलाल, मुखिया और गांव के सभी लोग अपने अपने पैसे लेकर अपने अपने घर वापस आ गए और इसके बाद सारा गांव अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगा।